हाय हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। आप सभी का प्लैनेट सिद्धार्थ में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस डिटेल वीडियो के माध्यम से हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में सारी बातों पर चर्चा करेंगे। यूजीसी नेट एग्ज़ाम पिछले दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा है। आप सभी के मन में ये उत्सुकता होगी कि क्या हम ग्रेजुएशन के बाद इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं या हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम किन किन विषयों में होता है, कितनी सीट्स आती है, कितने पेपर्स होते हैं और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, और ये एग्ज़ाम पास हो जाने के बाद हम लोग किन किन चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके मन में रही होगी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सारी डिटेल आपके सामने साझा करूँगा। पर चूंकि हम लोग नेट के एग्ज़ाम पर बात करें तो इससे पहले ज़रूरी है कुछ बेसिक्स पे बात करने की। तो चलते हैं हम लोग आपकी 12वीं कक्षा पर। तो मान लीजिए आपने 12वीं कक्षा पास कर ही ली है, और 12वीं कक्षा पास करने के बाद विद्यार्थियों के मन में अक्सर सवाल आता है कि अब हम हमारे करियर को किस दिशा में लेके जाएं। तो यदि आपके मन में स्कूल एजुकेशन में या स्कूल में टीचर बनने का कोई अगर आप सपना पाल के रखे हुए हैं, या आपको स्कूल में टीचर ही बनना है, चाहे वो लेवल 1 का हो, लेवल 2 हो या लेवल 3 हो, तो सबसे पहले आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप ग्रेजुएशन के साथ में बीएड कर लें। तो अब इसके लिए बीएड का एक नया ऑप्शन आया है जो कि 4 साल का होता है। इसमें मैं बार बार बीए बोलूँगा, इसको आप बीकॉम भी समझिए, बीएससी भी समझिए या किसी भी तरह का ग्रेजुएशन समझिए। तो बीएड को आप परस्यू कर सकते हैं जो कि 4 साल का होता है। पर जिन विद्यार्थियों के मन में यह है कि हमें स्कूल एजुकेशन में नहीं जाना है, हमें स्कूल टीचर नहीं बनना है, तो वो सिंपल तरीके से आप अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास फिर से 2 ऑप्शन आते हैं। यदि आफ्टर ग्रेजुएशन आपके मन में आता है कि नहीं अब हमें बीएड कर लेना चाहिए, तो आप बीएड कर सकते हैं 2 साल के लिए। नहीं तो आपको करना है एमए। तो जो भी 3 विषय आपके पास ग्रेजुएशन में थे उनमें से कोई भी एक आप चूज़ कर लीजिए, वो बेहतर होता है। उसमें आप एमए में परस्यू कीजिए जो कि 2 साल का होता है। आफ्टर एमए कंप्लीट हो जाने के बाद आप नेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पर इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो जाती है, जैसे कि आपको मिनिमम 55% आपको एमए में चाहिए। पर ये फिर कैटेगरी वाइज इसमें फिर वेरिएशन है कि कुछ कैटेगरी में जहाँ पे छूट मिलेगी वहाँ पर ये 50% हो जाएगा। तो अब हम नेट के एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल धीरे धीरे डिटेल में चर्चा करते हैं। चलिए, तो ये आपके सामने जो बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, उसके बाद नीचे यूजीसी नेट लिखा हुआ है, नीचे इनकी फुल फॉर्म्स लिखी हुई है। तो चलो थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं। तो बात है जून 2018 की। जून 2018 से पहले सीबीएसई नाम की जो संस्था थी वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी। जून 2018 के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है। तो जो सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है एनटीए या राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, ये केवल इस परीक्षा को करवाने वाली एजेंसी है। अब इस पूरे नेट के एग्ज़ाम के लिए, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए या भारत की सभी सरकारी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के लिए, जो मुख्य संस्था है, जो पेरेंट एजेंसी है, वो है यूजीसी, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे एग्ज़ाम के बारे में, तो नेट का जो एग्ज़ाम है उसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। आप किसी चीज़ के लिए पात्र हो रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि हम लोग किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो यदि आप ये परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आप वहाँ पर कार्य करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब आपका पहला स्टेज पूरा हो गया है। इसके बाद फिर अलग अलग जगह पर, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में उनका अपनी परीक्षाओं में आपको शामिल करने का तरीका अलग है। हो सकता है कहीं पर इंटरव्यू बेस्ड हो सकता है कहीं पे एग्ज़ाम वाइज हो सकता है कहीं पे एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू दोनों हो। पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है आपको अपने विषय में नेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो चलिए अपन और डिटेल में बात करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। तो यूजीसी का विजन, मिशन और कोर वैल्यूज़ ये आपके सामने हैं, जिन वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ये एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाती है। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम है ये साल में 2 बार होता है, एक बार जून महीने में और एक बार दिसंबर महीने में। ये सब जान लेने के बाद अब आप देखिएगा कि ये जो मैंने रेड कलर का ब्लॉक बना रखा है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है कि किस कैटेगरी में इस एग्ज़ाम को इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने के लिए कितनी फ़ीस लगती है। इसके बाद हम नीचे बात करें, अभी हाल ही का ये अपडेट है कि इस एग्ज़ाम में पेपर 2 होंगे, पर उन दोनों पेपर को एक ही ड्यूरेशन में दिया जाएगा।
तो देखिए 180 मिनट आपको मिलेंगे, कहने का मतलब है 3 घंटे का आपको टोटल समय मिलेगा। उस 3 घंटे में आपको पेपर 1 भी करना है और पेपर 2 भी करना है, तो दोनों पेपर आपको एक साथ दे दिए जाते हैं और उन दोनों पेपर्स को आपको 3 घंटे में ही पूरा करना है। समय समय पर यूजीसी अपने एग्ज़ाम करवाने के तरीके को बदलती रही है, क्योंकि 2012 से 14, 15, 16 तक यूजीसी अपने इस एग्ज़ाम पैटर्न में 3 पेपर करवाती थी। फिर उस 3 पेपर को हटा करके 2 पेपर अलग अलग कर दिए गए थे और अब उन दोनों पेपर को शामिल करके 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन एक ही दे रखा है, जिसे कहा गया है 180 मिनट्स। और उसके बाद इन्होंने स्पेशली मेंशन किया नो ब्रेक बिटवीन द पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 और 2 आपको एक साथ ही दिए जाएंगे, इसके बीच में आपको कोई भी गैप नहीं मिलेगा। आपके सामने नीचे ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में अगर आपको और भी सारी डिटेल पढ़नी है तो आपके सामने ये वेबसाइट है, आप जाकर के वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। हालांकि वीडियो देखने के बाद आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एग्ज़ाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहाँ कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ जैसा कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा। जैसे अगर आपने जून वाला अटैम्प्ट दे दिया और उस पर बाई चांस आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आप दिसंबर वाला एक अटैम्प्ट भी दे सकते हैं, फिर अगले साल फिर से जून और फिर दिसंबर। तो इस तरीके से वर्ष में 2 बार आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। ये एग्ज़ाम पूरी तरीके से OMR बेस्ड होगा, मतलब ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। और यहाँ पर दोनों पेपर को कंसिडर किया जाएगा आपकी मेरिट बनाने के लिए, तो आपको दोनों पेपर में बहुत अच्छा अटैम्प्ट करना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से यहाँ समझना है कि जो पेपर 1 है वो टोटल 100 नंबर का है और उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर प्रश्न 2 अंकों का होगा। और ये वाला जो पेपर है ये जनरल अवेयरनेस कहा गया है, जनरल एप्टीट्यूड कहा गया है इस पेपर को। तो बेसिकली मैं आपको इस फर्स्ट पेपर के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं कि ये जीके का पेपर नहीं है। ये पेपर रिसर्च मेथडोलॉजी, कम्प्रीहेंसिव टेस्ट, चाहे वो मैथमेटिकल, फिर वो मैथ्स हो, साथ में रीजनिंग हो, या फिर आईटी, जो बेसिक आपके एप्टीट्यूड के अंदर जिन चीज़ों को शामिल किया जाता है वो सब क्वेश्चंस इसमें आएंगे। इसमें आमतौर पर जनरल नॉलेज या जीके के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं आमतौर पर। ये बेसिकली एप्टीट्यूड का टेस्ट है जो कुल मिलाकर 100 नंबर का होगा, 50 प्रश्न इनके इसके अंदर होंगे। अगला जो पेपर है जिसे पेपर 2 के नाम से जाना गया है, ये आपका वो पेपर है जिस विषय में आपने MA की है उसी विषय में आप इस पेपर में परस्यू कर सकते हैं। और इसमें 100 प्रश्न आएंगे जो कि 200 नंबर के होंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया हर प्रश्न 2 अंकों का। तो टोटल जो मार्क्स बनेंगे वो होगा 300 नंबर। तो जब भी आपका नेट में जो मेरिट बनेगी वो 300 नंबर से बनेगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, MA आप जिस विषय में कर रहे हैं बहुत सोच समझ के MA कीजिएगा, क्योंकि MA जिस विषय में करेंगे फिर आगे का जीवन जो आगे आप पढ़ना या पढ़ाना चाहते हैं आपको उसी विषय में करना पड़ेगा। तो नेट का एग्ज़ाम आप उसी विषय में फाइट कर पाएंगे। चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे। देखिएगा कि जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हो, चाहे UPSC हो, RPSC हो, नेट हो, या जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, तो पेपर हमेशा बाइलैंग्वेज होता है। 2 भाषा में पेपर छपा हुआ होता है, हिंदी और अंग्रेजी। और अक्सर ये नोटिफिकेशन में जिस तरह की लाइन लिखी हुई है यही सब जगह लिखा रहता है कि जो इंग्लिश वर्जन है पेपर का, यदि क्वेश्चन में मिसप्रिंट है या दोनों हिंदी और इंग्लिश प्रश्न में कहीं ना कहीं वेरिएशंस हैं, तो फाइनली इंग्लिश क्वेश्चन को ही, जो इंग्लिश में छपा हुआ प्रश्न है उसी को ही सही कंसीडर किया जाएगा। तो जितने भी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं, मैं उन सबको ये कह देता हूँ कि जो आप हिंदी के साथ साथ हर प्रश्न में और हर विषय की जो टर्मिनोलॉजी है आप उसको इंग्लिश में भी जानें। क्योंकि कई बार होता है ऐसा है कि आपकी हिंदी कितनी भी मजबूत हो, जब विषय की टर्मिनोलॉजी आपके सामने आती तो कई बार आप हिंदी का वो शब्द, वो अक्षर नहीं पहचान पाते हैं और नहीं पहचानने के चक्कर में फिर आप गलती कर बैठते हैं। इसीलिए इंग्लिश वाला वर्जन आपको पता होना चाहिए। फिर जैसा कि मैंने बताया, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, हर प्रश्न 2 अंकों का है और आप इसी तरीके से इसमें आगे बढ़ेंगे। इस परीक्षा में जो सबसे अच्छी बात है आपके लिए कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रहे अभी तक तो नहीं है, आगे कभी हो जाए उससे पहले फटाफट से नेट पास कर लीजिए आप लोग। तो कुल मिला करके नो नेगेटिव मार्किंग, इसके अंदर किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर आप किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं या अनआंसर्ड छोड़ देते हैं, मतलब अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो उस क्वेश्चन को मार्क्स के लिए रिव्यू नहीं किया जाएगा, मतलब उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई अंक नहीं दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको बेस्ट चॉइस लगाते हुए सभी अंकों को, सभी प्रश्नों को हल करना है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी के लिए जो पहली एलिजिबिलिटी है उसके लिए कि आपको सबसे पहले तो MA करना है, किसी भी विषय में MA, MCOM, MSc या जिस भी विषय में आपने ग्रेजुएशन किया है
उनमें से कोई एक विषय जो आपका इंटरेस्टिंग है, जो आपके लिए इंटरेस्टेड विषय है, उसमें आप पीजी कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। एमए कर लेने के बाद आपको उस विषय में, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं कहने का मतलब है, तो आपको उस विषय में जो एमए है या मास्टर डिग्री है उसमें आपको एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए। और यदि आप इन सभी कैटेगरीज में से शामिल हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी या थर्ड जेंडर, तो आप साथ साथ इसमें ये भी लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए कि मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट, कहने का मतलब है मास्टर डिग्री या मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट जिस डिग्री को कंसिडर किया जाता है उसमें आप 50% मिनिमम मार्क्स लेके आएंगे यदि आप इन कैटेगरीज में से किसी एक में हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, अगर आप अपनी मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर एग्ज़ाम में हैं, फाइनल ईयर में अगर आप पढ़ रहे हैं, या फिर आपका रिज़ल्ट अभी अवेटेड है, अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, या आप परस्यूइंग कैंडिडेट हैं, एमए फाइनल के अंदर आप पढ़ रहे हैं, तब भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसमें स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है कि सच कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के अंदर अंदर आप अपनी मास्टर डिग्री को पूरा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, यूजीसी ने लिखित में ये बात कह दी है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली, मतलब आप जिस विषय में आपने एमए किया है या एमए, एमएससी या एमकॉम किया है, जिस विषय में आप पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपको यही एडवाइस दी जाती है कि आप उसी विषय में नेट के लिए परस्यू करें। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़े कि जो विद्यार्थी इस प्रकार का ग्रेजुएशन कर रहे हैं जिसमें सेमेस्टर सिस्टम है और 8 सेमेस्टर होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा इंजीनियरिंग के अंदर आप देखेंगे तो 4 साल का जो कोर्स प्लान होता है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। इसी तरीके से मेडिकल की आप जब पढ़ाई देखेंगे तो उसमें 5 साल का कोर्स प्लान होता है और उसमें 10 सेमेस्टर के आसपास की परीक्षाएं होती हैं। तो इस तरीके के जो एग्ज़ाम्स हैं, हमारे इस एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में, इस तरीके के कैंडिडेट्स जो 8 सेमेस्टर वाली बैचलर डिग्री को पूरा करके आ रहे हैं, वो भी बिना पीजी किए इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जेआरएफ की। तो जेआरएफ क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि जैसे हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो आप देखिएगा, या तो आपको मिलेगा नेट की डिग्री या आपको मिलेगा नेट की डिग्री प्लस जेआरएफ। अब ये जेआरएफ क्या है? जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब आपको वो फेलोशिप मिलती है जिसमें आपको रिसर्च करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एग्ज़ाम पास किया और आपके पास जेआरएफ अवार्ड लेटर आया, तो जेआरएफ के अंदर जितना आपको राशि आपको फेलोशिप के रूप में हर महीना मिलने वाली है, वो आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब आप पीएचडी या एमफिल, अब एमफिल बंद हो गई है, तो सिर्फ पीएचडी के अंदर जब आप एडमिशन ले लेते हैं यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो जैसे ही आप पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे, आपको अपनी पीएचडी को परस्यू करने के लिए और अपने रिसर्च में आगे बहुत बेहतर काम करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन आपको जेआरएफ देती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि बाद में 2 साल बाद बढ़ करके एसआरएफ भी हो जाती है। तो जेआरएफ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देता हूँ। अच्छा, कई विद्यार्थियों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या इसके लिए अलग एग्जाम होता है कि नहीं। इसके लिए अलग एग्जाम नहीं होता है, नेट का एग्जाम में ही जेआरएफ शामिल होता है। इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर इतने विद्यार्थियों ने अगर नेट का एग्ज़ाम दिया है, तो ये शुरू के जो टॉप विद्यार्थी हैं इनको तो मिलेगा जेआरएफ प्लस नेट, और बाद के जो विद्यार्थी हैं ये वाले, इन्हें मिलेगा सिर्फ नेट, और इन विद्यार्थियों को फिर से अपीयर होना पड़ेगा अपने दोबारा एग्जाम्स के लिए। तो अब आपका यदि जेआरएफ क्लियर हो गया, जैसे आपने नेट का एग्ज़ाम दिया दिसंबर 2024 में और आपका जेआरएफ हो गया, तो अब वो जेआरएफ के बाद आप किसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम में लगे हुए हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया, तो उस जेआरएफ के पत्र की जो वैलिडिटी है वो कब तक मानी जाएगी? तो इसमें लिखा हुआ है कि वो 3 साल तक वो जेआरएफ अवार्ड लेटर वैलिडेट माना जाएगा। 3 साल के बाद आपको फिर दोबारा, यदि आपको जेआरएफ चाहिए तो आपको दोबारा नेट का एग्ज़ाम दे करके जेआरएफ लेनी पड़ेगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एज लिमिट की। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट पे बात करेंगे कि एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट का एग्ज़ाम पास करने के लिए कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो अपर एज लिमिट, मतलब कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।
पर यदि आप JRF के लिए परस्यू कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट मोर देन 30 ईयर्स, मतलब आप 30 वर्ष से अधिक के नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर फिर से जो विमेन एप्लीकेंट्स हैं या जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है UGC ने छूट दी है इसमें, वहाँ पर आपको 5 साल की छूट अलग से मिल जाती है। बाकी आप यही मान के चलिए कि आप 30 साल के यदि हो चुके हैं तो उसके बाद आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। फिर जिस भी कैटेगरी में यदि आप शामिल हैं या फिर आप वुमेन एप्लीकेंट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, जो कि 35 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद रिजर्वेशन की बात करें तो ये जो परसेंटेज है स्टैंडर्ड, जो हर एग्ज़ाम के लिए या हर परीक्षाओं के लिए जो परसेंटेज चलते हैं वही इसमें भी है कि कैटेगरी वाइज इतने इतने परसेंट के बाद इन सब कैटेगरीज़ को रिजर्वेशन मिला हुआ है। इसमें जो ये लास्ट में 5% जो लिखा हुआ है PWD जो कैंडिडेट्स हैं, तो ये वो कैंडिडेट्स हैं, इन्हें अपनी अपनी कैटेगरी में हॉरिजॉन्टली 5% का रिजर्वेशन मिलेगा। इसके बाद अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि कौन कौन से विषय नेट में शामिल हैं, तो UGC नेट ने अपने अपेंडिक्स सेकंड में सभी विषयों की सूची जारी की है, जो कि अल्फ़ाबेटिकल है। आप इस सूची में से अपना जो PG किया हुआ विषय है उसको शामिल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो शामिल है या नहीं। जैसे ज्योग्राफी 26वें नंबर पे है और उसका जो विषय कोड है वो 80 है। जब आप एग्ज़ाम देते हैं, जब आपका प्रवेश पत्र आता है तो उसमें सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट कोड भी लिखा होता है। तो इस प्रकार से आप अपने विषय का जो सब्जेक्ट है जो उसका आप कोड स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के UGC ने 83 विषयों को शामिल किया है। और लास्ट में एक लाइन लिखी है इन्होंने कि जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल। तो सभी के लिए पहला पेपर एक जैसा आएगा, चाहे आप किसी भी विषय में आप परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप विज्ञान संकाय से हो, कला संकाय से हो, इंजीनियरिंग से हो, कॉमर्स के विद्यार्थी हो। जो पहला पेपर है, जो रिसर्च एप्टीट्यूड वाला जो पेपर है, वो सभी के लिए एक जैसा आएगा। तो सभी के लिए उसमें कोर्स सेम है, तो वो 50 नंबर या जो 100 नंबर है, वो जो 50 प्रश्न है, वो सभी के लिए इक्वल प्लेग्राउंड है। और अब आप कुछ अगर अपनी बढ़त या कुछ अपना बेहतर तरीका दिखा सकते हैं तो वो पेपर 2 है, वो आपका विषय है। तो पेपर 1 और पेपर 2 इक्वली आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आप ये देखिएगा कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो कि मैंने आपको दिखा चुका हूँ, उसके साथ साथ इनका कोड भी दिखा रखा है। पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपके विषय हैं उनके कोड की ये सूची है, जो कि आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें कि अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को UGC ने कौन से कोड दिए हैं जहां ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। तो जैसे राजस्थान का 30 है, उसी प्रकार से आप बाकियों का भी देख सकते हैं, जो कि अल्फ़ाबेटिकल क्रम में जमे हुए हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं होगा इनको देखना। हालांकि ये आपके काम की चीज़ नहीं है, जब आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे तो सारी डिटेल अपने आप उसमें फिल हो जाती है। हर स्टेट के सिटी कोड्स की मैं बात कर लूँ तो आप यहाँ पर स्टेट वाइज वहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी एग्ज़ाम के सेंटर हैं उनके कोड आप देख सकते हैं। तो हर राज्य के अंदर जितने भी ज़िलों में इस परीक्षा का केंद्र आएगा, उन ज़िलों के भी अलग अलग से आपको यहाँ पर केंद्र दिखाए हुए हैं। जैसा कि मैं आपको अभी सारे तो एक साथ बोल के नहीं बता पाऊँगा, पर हम अगर पर्टिकुलरली राजस्थान का देख लें तो अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़, दौसा, हनुमानगढ़ और इस तरीके से राजस्थान के काफ़ी सारे ज़िले इसमें शामिल किए गए हैं और सभी के आगे उनका कोड लिखा हुआ है। तो अगेन हम लोग आ जाते हैं हमारे फ्रंट पेज पे। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि किस प्रकार से अभी तक हमने जो पढ़ा है, जो समझा है, उसको अगर मैं समअप करूं तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए उस विषय में। फिर किसी एक विषय में आपका PG कंप्लीट हो जाना चाहिए। PG में आप मिनिमम 55% लेके आइए और 55 से ज़्यादा ही लाइए, बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। और 55% लाने के बाद, मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी कर लेने के बाद आपको नेट का एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है। मैं ये कहूँगा कि जब आप PG के फाइनल ईयर में है तो फाइनल ईयर के साथ साथ इसका फॉर्म भरना आप स्टार्ट कर दीजिए। और इसके अंदर आपको 2 पेपर अटैम्प्ट करने हैं एक ही साथ में। 3 घंटे में 2 पेपर हैं, एक में 50 प्रश्न और एक में 100 प्रश्न। 100 प्रश्न आपके विषय के होंगे, 50 प्रश्न जनरल एप्टीट्यूड के ही होंगे। और इन दोनों पेपर्स को मिलाकर के 150 प्रश्न होते हैं, जो कि कुल मिलाकर के 300 अंक बनाते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 100% पेपर अटैम्प्ट करना है। इसके लिए आपको अपना टाइमिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। तो आप बेहतर तरीके से उसकी प्रैक्टिस करें। मैं आपको ज्योग्राफी के विषय में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं भूगोल में
नेट की तैयारी के हिसाब से अब आगे वीडियोस बनाता रहूँगा। और मैंने जो इनिशिएट करना स्टार्ट किया है वो ये रहेगा कि हम लोग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 की जितनी भी एनसीईआरटी है और उसमें जितने भी भूगोल के विषय के जितने भी टॉपिक्स हैं हम उनको पहले वीडियोस के माध्यम से कवर करेंगे। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि विद्यार्थी स्कूल में अपनी एजुकेशन के दौरान ही उसका बेसिक्स कई जगह कमज़ोर हो जाता है। यदि वो बेसिक्स से अपनी पूरी तैयारी शुरू करे तो आगे नेट का एग्ज़ाम हो, जेआरएफ क्वालिफाई करना हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देना हो तो उसके लिए बहुत सपोर्टिव रहता है। तो हम हमारे जो प्लानिंग की शुरुआत करेंगे 6 से 12 तक की एनसीईआरटी के माध्यम से। आप इसी तरह से बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।